अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम पब्लिक पल्स और मैं हूं सोनिया अदनान। नाज़रीन, प्रोग्राम के आगाज़ में ज़रा सबसे पहले बात करेंगे कि वतन अजीज़ को नाज़रीन इस वक्त बहुत सारे चैलेंजेस का सामना है, जिसमें सबसे बड़ा चैलेंज इस वक्त मुआशी सूरत हाल को कंट्रोल करना है। इससे भी बड़ा चैलेंज हम देखें दहशत गर्दी का चैलेंज है, अमन व अमान की सूरत हाल को बरकरार रखना चैलेंज है, आवाम को रिलीफ देना चैलेंज है, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना चैलेंज है। लेकिन यहाँ सबसे अहम सवाल ये है कि इतने मुश्किल हालात में आखिर हुकूमत वक्त का फोकस क्या है, हुकूमत की तरजीहात क्या हैं। जब से ये गवर्नमेंट इक़्तिदार में आई है तब से लेकर अब तक अगर आप देखें तो जो हुकूमत वक्त का फोकस रहा वो ज़्यादातर हमने देखा कि मुखालिफिन के ऊपर मुकदमात, उनकी गिरफ्तारियों पर ही रहा। पिछले चंद दिनों की या चंद हफ्तों की ही अगर कुछ एग्जाम्पल्स आपके सामने रखूं तो फवाद चौधरी साहब हमने देखा कि बिना वारंट उनको गिरफ्तार कर लिया गया। फिर गुज़िश्ता रोज़ शेख रशीद साहब की गिरफ्तारी, फिर इमरान रियाज खान साहब की गिरफ्तारी, इससे पहले शहबाज गिल साहब, फिर आजम सवाती, मुख्तलिफ सहाफ़ियों की गिरफ्तारियाँ, इमरान खान साहब के खिलाफ केसेस में तेज़ी, फिर पीटीआई की रहनुमा शानदाना गुलजार साहिबा पर भी गुज़िश्ता रोज़ हमने देखा कि मुकदमा दर्ज कर लिया गया। तो जनाब ये हैं इस वक्त हुकूमत की तरजीहात, बावजूद इसके कि इस वक्त हमें शदीद चैलेंजेस का सामना है। अब सवाल नाज़रीन ये पैदा होता है कि इस सब से आखिर हुकूमत हासिल क्या कर लेगी, अचीव क्या कर लेगी, और अब तक इन सब से अचीव क्या किया। यही सूरत हाल हमने देखा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौरे हुकूमत में भी होती रही। उस वक्त यही लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के इल्जामात लगाते रहे, बात करते रहे, और आज अफसोस के साथ कि जब यूनिटी दिखानी चाहिए, सबको मुत्तहिद होकर इस दलदल से निकलने के लिए कोई प्लान मुरतब करना चाहिए, सब के सब जो हैं वो इस सारी पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग में मसरूफ हैं। इस पर जरा आज प्रोग्राम में बात करेंगे। इसके साथ साथ नाज़रीन दीगर भी बहुत सारे मामलात हैं। नून लीग के आपसी इख्तलाफात की खबरें भी हम देख रहे हैं कि गर्म हैं। मरियम नवाज साहिबा ने भावलपुर से हमने देखा कि गुज़िश्ता रोज़ अपनी कैंपेन का आगाज़ कर लिया है। क्या चैलेंजेस होंगे मरियम नवाज को, इस पर ज़रा प्रोग्राम में बात करेंगे। इसके साथ साथ नाज़रीन 90 दिन में सूबाई असम्बलियों के केपी और पंजाब के इलेक्शन होने हैं या नहीं, ये भी हम देख रहे हैं कि एक मुअम्मा बना हुआ है। इस पर सूरत हाल क्या होगी, इस पर भी बात करेंगे। इसके साथ साथ कानूनी महाज पर हम देख रहे हैं कि इमरान खान साहब के लिए मुश्किलात हर गुजरते दिन के साथ बढ़ती जा रही हैं। सारी सूरत हाल पर तफसील से बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है जो गेस्ट मेरे साथ मौजूद हैं, उनका इंट्रोडक्शन आपसे करवाती चलूँ। टीआई से शौकत यूसुफजई साहब हमें ज्वाइन करेंगे कुछ ही देर में। राना अरशद साहब PMLN के रहनुमा हैं। थैंक यू सो मच अरशद साहब, राना अरशद साहब आपके वक्त का। इसके साथ साथ सीनियर तज्जियाकार नसीम सिद्दीकी साहब भी हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर चुके हैं। बहुत शुक्रिया नसीम सिद्दीकी साहब आपके वक्त का। लेकिन सबसे पहले आगाज कर लेते हैं सीनियर सहाफ़ी तज्जियाकार साकिब बशीर साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। थैंक यू साकिब आपके वक्त का भी। साकिब जरा सबसे पहले एक ओवरव्यू दीजिए कि कानूनी महाज पर इमरान खान साहब के लिए किस तरह की मुश्किलात होंगी आगे। अब देखें टेरन वाइट केस है, इस पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने लार्जर बेंच तश्कील देने का फैसला कर लिया है। ममनुआ फंडिंग केस है, फिर तोशा खाना केस है। किस तरह की मुश्किलात देख रहे हैं आप आगे इमरान खान साहब के लिए? बहुत शुक्रिया आपका। इमरान खान के खिलाफ इस्लामाबाद में 3 बड़े केसेस जो है वो चल रहे हैं। एक ममनुआ फंडिंग केस, टेरियन वाइट केस और तीसरा तोशा खाना केस। मजमूई तौर पर तकरीबन जो उनके खिलाफ केसेस हैं वो 23 हैं, लेकिन जो आप ये कह सकते हैं कि मैच्योर लेवल पे जिनमें फ्यूचर में उनके खिलाफ कोई कार्रवाई हो सकती है, उनके खिलाफ घेरा तंग हो सकता है, वो ये 3 केसेस हैं। अगर ममनुआ फंडिंग केस की मैं बात करूं तो उसमें आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उनके खिलाफ फैसला दिया है और ये कहा है कि इलेक्शन कमीशन का जो फैसला था वो दुरुस्त है। इलेक्शन कमीशन ने दुरुस्त फैसला किया और उन्होंने कहा है कि वो जो शोकाज किया गया है उनको के, और आप पे जो ममनुआ फंडिंग केस के हवाले से ये कहा गया है कि जो ये आया था फैसला वो दुरुस्त है और उस पर आपने शोकाज का जवाब देना है। अगर पीटीआई शोकाज का जवाब नहीं देती या उसको मुतमिन करने में कामयाब नहीं होती तो उनसे एक तो ये है कि फंडिंग सारी उनकी जितनी भी जो ऑब्जेक्शनेबल फंडिंग है वो सारी जो भाग के सरकार जब्त हो जाएगी। दूसरे नंबर पे इसमें FIA के मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत FIA की कार्रवाई चल रही है इमरान खान साहब के खिलाफ। ये बहुत मजबूत मुकदमा है। जिस तरह कहा जाता है कि इमरान खान की किसी मुकदमे में गिरफ्तारी हो सकती है, तो मेरे ख्याल में ये वो मुकदमा है। मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत ममनुआ फंडिंग केस में ये मुकदमा दर्ज किया गया था और इमरान खान साहब उसमें इंटरिम बेल पे हैं और 10 फरवरी को अदालत ने ये ऑर्डर कर रखा है कि हर सूरत में इस्लामाबाद की बैंकिंग कोर्ट में उन्होंने पेश होना है। अगर पेश नहीं होंगे तो जमानत खारिज भी हो सकती है।
अगर पेश होते हैं तो फिर तो मेरिट पर उस पर दलाइल होंगे। दूसरा, तोशा खाना केस जो है जिसमें फौजदारी कार्रवाई इस्लामाबाद कचहरी में चल रही है, वहां पे भी 7 फरवरी को इमरान खान साहब ने हर सूरत में पेश होना है। उन पर फर्दे जुर्म आयद होगी 7 फरवरी को, और वो केस भी आगे बढ़ रहा है। उस केस में इमरान खान साहब ने तोशा खाना जो इलेक्शन कमीशन में जो अपना बयान अर्जी जमा करवाया था, उसमें अलग ये किया गया कि एक झूठा बयान हल्फी दिया गया। उस झूठे बयान हल्फी की बुनियाद पर उनके खिलाफ क्रिमिनल प्रोसीडिंग चल रही है, और उस केस में मैक्सिमम पनिशमेंट 3 साल कैद है और जुर्माने की सजा है। और अगर इमरान खान साहब को उसमें सजा होती है 1 मंथ की भी, तो वो 5 साल के लिए कम से कम नाअहल हो जाएंगे। ये एक बहुत अहम केस है जिसका जो बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, जिसका जो फैसला है कुछ भी मतलब ठीक है। सकता है। हतमी तौर पर फैसला कब तक मुतवक्के है? आपको क्या लगता है, जिस तरह से आपने बात की कि इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ आज हमने देखा पीटीआई की दरख्वास्त भी मुस्तरद कर दी गई, इसके मुमकिना जो इफेक्ट हैं, असरात हैं, वो भी आपने बताए, क्योंकि 16 मार्च को जाहिर है ज़िमनी इलेक्शन भी होना है, इमरान खान साहब तमाम हलकों में उम्मीदवार हैं, तो कब तक मुतवक्के है फाइनल? अभी तक कुछ कहा नहीं जा सकता कि ये कब तक होगा, लेकिन मेरा ये ख्याल है कि बहुत जल्द होगा। ये अब सालों की नहीं, महीनों की बात है। खासतौर पर टेरियन वाइट का केस जो है वो भी बड़ी तेजी से आगे जो है वो बढ़ रहा है। उसकी जो मतलब तारीख पड़ी है 9 फरवरी, लार्जर बेंच सुनेगा, वहां पे भी सेटिस्फेक्शन देनी है। ममनुआ फंडिंग केस का इलेक्शन कमीशन अब शोकाज का जो मामला है वो ऑलरेडी चल रहा है। मैं ये कह रहा हूँ कि ये सालों की नहीं, अब महीनों की बात है। इसी तरह जो कचहरी का केस है तोशा खाना वाला, वो भी चंद माह में उसका फैसला आ सकता है। तो साकिब, इस सबसे यही लग रहा है कि इमरान खान साहब के जो खदशात थे कि मुझे टेक्निकल नॉकआउट किया जाएगा, मुझे नाहल किया जाएगा, कल भी हमने देखा अपने खिताब में उन्होंने इसी तरह के खदशात का इजहार किया, तो आपको लगता है कि इन केसेस में इमरान खान साहब को नुकसान हो सकता है, वो नाहल हो सकते हैं? जो ये केसेस मैंने आपको 3 केसेस बताए, इसमें ऐसी टेक्निकलिटीज मौजूद हैं जिसमें इमरान खान जो है वो नाअहल भी हो सकते हैं और इमरान खान साहब जो है वो गिरफ्तार भी हो सकते हैं। अगर ये ऐसी सिचुएशन बनी तो ये दोनों काम जो है वो इनको आप ये नहीं कह सकते कि ये नहीं हो सकते, ये अदालतों से ही हो सकते हैं। और केसेस में ऐसी टेक्निकलिटीज भी हैं, और जो टेक्निकल नॉकआउट की वो बात कर रहे हैं उसमें उसकी पॉसिबिलिटीज भी बन सकती हैं, लेकिन ये वक्त बताएगा। ये भी हमारे यहाँ ये सियासत का एक रवाज है जिसके असरात बाज़ औक़ात जो है वो हमारे इस सिस्टम पे भी आते हैं, जुडिशियल सिस्टम पे भी आते हैं, लेकिन हतमी तौर पर तो कुछ कबल वक्त है कुछ कहना, लेकिन इसमें टेक्निकलिटी तौर पर आप कह रहे हैं कि कुछ कहना अभी कबल वक्त है। बहुत बहुत शुक्रिया सीनियर सहाफ़ी साकिब बशीर, जरा हमें अपडेट करिए जो इमरान खान साहब के कानूनी हवाले से जिस तरह के चैलेंजेस का उन्हें सामना है। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। PMLN के रहनुमा राना अरशद साहब, आपसे ही सर आगाज कर लेते हैं। सर, महंगाई, दहशतगर्दी, दिवालियापन जैसे संगीन इस वक्त चैलेंजेस का हमें सामना है, लेकिन आप नहीं समझते कि जिन मसाइल पर तवज्जो होनी चाहिए हुकूमत वक्त की, वो कहीं हमें नज़र नहीं आ रही। इस वक्त आप देखें सारी के सारी जो आपकी तवज्जो है, जो तरजीहात है, वो मुखालिफिन पर है। जब इमरान खान साहब की गवर्नमेंट थी, यही उनके दौरे हुकूमत में भी होता रहे, उस वक्त आप ज़ाहिर है बड़ा भाषण देते थे कि पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हो रही है, ये हमें इंतकामी कार्रवाई का निशाना बनाया जा रहा है। जब से आपकी गवर्नमेंट आई है, सहाफ़ियों पर मुकदमात, सहाफ़ियों की गिरफ्तारियां, मुखालिफिन निशाने पर, ये क्या हो रहा है सर? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी मैं आपका मशकूर हूँ और आपका मैं समझता हूँ बड़ा इसमें वसी तजर्बा है, लेकिन मैं अर्ज ये करना चाहता हूँ, ये कहना आसान है लेकिन बात हक़ाइक़ के साथ वाज़ेह करना पड़ती है। आपने बात की महंगाई की, बिल्कुल मैं इस चीज़ को एडमिट करता हूँ कि महंगाई है, और मैं इस चीज़ को भी इनकारी नहीं हूँ कि ये IMF की वजह से महंगाई है, और IMF के साथ जो एग्रीमेंट या MOU है वो हमने साइन नहीं किए, वो पिछली गवर्नमेंट ने किए हैं। ये हक़ाइक़ बड़े वाज़ेह हैं, और ये देखा जा सकता है कि 2017 क्या हालात थे, और उसके बाद 25 जुलाई 2018 को आपके मुल्क में डॉलर 108-9 रुपए का था, 2 रुपए किलो, 100 रुपए की 2 किलो चीनी आती थी। और उसके साथ साथ आप देखें कि आपके 54,000 इंडेक्स थे, और यही 47,000 का 1 तोला सोना था। ये हालात आ गए। अब इशू ये है कि बिल्कुल 9 महीने का हमने जवाब देना है मरकज की गवर्नमेंट का।
लेकिन पौने 4 साल का तो इमरान खान साहब ने हिसाब देना है। नहीं सर, वो इमरान खान साहब का सवाल मैं उन्हीं से पूछूंगी। पीटीआई के रहनुमा भी मेरे साथ मौजूद हैं। आपने 9 महीनों में क्या किया सर? आप तो ये कहकर आए थे कि हम ये मुश्किलात खत्म करेंगे, महंगाई कम करेंगे, मईशत को दुरुस्त ट्रैक पर लाएंगे। सर आपने तो मईशत का ये हाल कर दिया कि हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो हैं वो 2.5 हफ्ते की इंपोर्ट के लिए भी कम पड़ गए। सर इशू ये है कि 25 जुलाई 2018 को अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के ज़रिए मुबादला के ज़खायर $24,000 थे, तो वो जो हमें 9 या 9,500 में मिले तो वो पहले का जिम्मेदार तो वो है। और जो 32,000 अरब के कर्जे खान साहब ने लिए, उनकी इंस्टॉलमेंट कंट्री टू कंट्री MOU साइन हुए हैं। और मैं समझता हूँ कि जो लेवी टैक्स, बिजली, गैस, पेट्रोल का रिटर्न हमने नहीं दिया, ये खान साहब ने दिया था कि वो सब्सिडी खत्म की जाए। सर वो तो खान साहब ने कर दिया ना। आपने 9 महीनों में क्या किया सर? आपने महंगाई कम की, महंगाई की शरह 27% तक पहुंच गई है। IMF की शराइत के बाद 35% तक चली बचाया। हमने अल्हम्दुलिल्लाह मुल्क को दिवालियापन की तरफ जो खान साहब का रुझान या उनकी तमाम मोटिवेशन थी, हमने पाकिस्तान को बचाया। FATF की ग्रेड जिससे अल्हम्दुलिल्लाह हमने निकाला, वो जो खतरात थे वो खत्म किए। और आज आप ये देखें, कई पंजाब में और खैबर पख्तूनख्वा में तो खान साहब की हुकूमतें थी, दोनों खत्म करके 10 अप्रैल 2022 से लेकर आज तक खान साहब का एक ही काम है, अदम इस्तेहकाम, पाकिस्तान का हर फर्द चोर। चले ये ब्लेम गेम का सिलसिला तो जारी रहेगा। नसीम सिद्दीकी साहब, मैं आपकी तरफ आऊंगी। सर ये ब्लेम गेम का सिलसिला जो है वो उसी अरसे से चल रहा है जब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट गई। उनकी गवर्नमेंट में भी हमने देखा कि यही पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन होती थी, इसी तरह से गिरफ्तारियां होती थी। आज हम देख रहे हैं कि मुस्लिम लीग नून या PDM की हुकूमत है, वही सब चल रहा है। तो सर ये इसी तरीके से ब्लेम गेम होती रहेगी, फिर अवाम का पुरसाने हाल तो सर कोई नहीं है, कोई नहीं सोचता कि मुल्क किस डिगर पर जा रहे हैं। देखिए, अपना कितनी शर्म की बात है कि सियासतदानों ने इस मुल्क का क्या हाल कर दिया। पेशावर में आपने देखा कि जिस तरह दहशतगर्दी हुई है और हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस ने वहां पे जानों के नजराने पेश किए। यहाँ लोग आटे को तरस रहे हैं, रोटी को तरस रहे हैं, लेकिन ये हुकूमत जो है PDM की, आप ये देखेंगे इसने कोई सबक नहीं सीखा है कि ये फवाद चौधरी को गिरफ्तार कर रही है, फिर रिहा कर रही है, फिर शेख रशीद के घर घुस रहे हैं। मतलब पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन इनके साथ भी हुई है। राना सनाउल्लाह के साथ जो हुआ, साद रफीक ने इतनी जेल काटी। तो बाबा कुछ तो सीख लो इस चीज से। 90 की दिहाई में जब ये मामलात होते थे तो उसके बाद आप देखें कि लंदन में बैठ के मियां नवाज शरीफ और मोहतरमा बेनजीर भुट्टो शहीद ने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी किया था। वहां से कुछ तो सीखना चाहिए था, क्योंकि सियासतदानों की जब आपस की लड़ाई होती है तो तीसरी कुव्वत बीच में आ जाती है। हुकूमत को चाहिए कि ठीक है, अगर कोई इमरान खान की हुकूमत दिवालिया की तरफ जा रही थी तो वो तो अपने बोझ तले दबते चले जा रहे थे, उनकी पॉपुलैरिटी कम होती चली जाती थी। लेकिन इन्होंने तो आके अवाम के सर के ऊपर महंगाई का एटम बम फोड़ा है। आप देखिए कि लोगों को रोटी नसीब नहीं है, लोगों को पानी नसीब नहीं है, लोगों को कपड़े नसीब नहीं। जिस तरह भूख और नंग फैलती जा रही है, खुदा न खास्ता पाकिस्तान में खाना जंगी हो सकती है। उसके अलावा हम 3.5 करोड़ जो हमारे सैलाब ज़दगान है उनको भूल जाते हैं कि वो बेचारे किस तरह रोटी खा रहे हैं, किस तरह वो अपनी सर्दियां गुजार रहे हैं। तो ये मेरे ख्याल से अब इनको अकल आनी चाहिए। तमाम जो इस किस्म की पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है उसको खत्म करना चाहिए, मिलजुल के बैठना चाहिए, अवाम के लिए सोचना चाहिए, अवाम को फैसिलिटीज देनी चाहिए। अवाम इस वक्त जितनी तंग है आप सोच नहीं सकती। फैक्ट्रीज बंद हो गई है, रेमिटेंसेस कम हो गई है, टैक्स कलेक्शन कम हो गई है। ये 13 जमातें मिलके जो है वो मुल्क को नहीं चला पा रही है। मान लेते हैं कि इमरान खान बहुत बुरा था, उसके जमाने में महंगाई हो रही थी, लेकिन ये 13 जमातों ने आके क्या कर लिया है, हाँ। इन्होंने तो और ज्यादा महंगाई बढ़ा दी है, जिसकी वजह से आम पब्लिक जो है वो बहुत ज्यादा परेशान है। तो ये वक्त ऐसा है कि कौमी यकजहती होनी चाहिए, सियासी इस्तेकाम होना चाहिए, जिसकी वजह से पाकिस्तान के अंदर मुआशी इस्तेकाम आएगा। जब तक ये इकट्ठे नहीं बैठेंगे, जब तक ये मामला दुरुस्त नहीं होंगे और ये जो अनसर्टिनिटी है, इनस्टेबिलिटी है, इसको खत्म किया जाए। इलेक्शन का ऐलान क्यों नहीं कर रहे? ये इतनी पॉपुलर जमातें बनती हैं, 13 जमातें इकट्ठी मिलके बैठी हुई हैं। ठीक है, आप मरकज में अक्टूबर में इलेक्शन करवा लें, लेकिन पंजाब असेंबली और खैबर पख्तूनख्वा असेंबली आइन के मुताबिक आपको 90 दिन के अंदर इलेक्शन करवाने। आप ट्रांसफर पोस्टिंग कर रहे हैं, आप अपनी मर्जी के लोगों को लाई जा रहे हैं। आप वही नेपोटिज्म, वही करप्शन, वही मामला चल रहे हैं। कोई भी पाकिस्तान को
सीधी राह पे डालता हुआ मुझे नजर नहीं आ रहा। इस वक्त इलेक्शन होने चाहिए ताकि आइन और कानून के मुताबिक अब मामला आगे बढ़ सके। बिल्कुल, ये बात आपने दुरुस्त की। राना साहब, मैं आपकी तरफ आऊंगी। सर, ये सियासी तौर पर तो इलेक्शन में जाना हर सियासी जमात की तरजीह होनी चाहिए, लेकिन तासुर ये आ रहा है कि आप लोग शायद इलेक्शन से भाग रहे हैं। आप देखें, असम्बलियाँ तमाम के तमाम आईनी और कानूनी माहिरीन इस बात पर मुत्तफिक हैं कि असम्बलियाँ टूटने के 90 रोज़ के अंदर अंदर इलेक्शन हो जाने चाहिए, लेकिन शायद 2 हफ्ते से ज़्यादा का वक्त गुजर चुका है, अभी तक इलेक्शन की डेट अनाउंस नहीं हुई। आप देखें, अजीब मंतक पेश कर रहे हैं गवर्नर पंजाब, फिर गवर्नर पीके। हमने देखा कि ख़त का जवाब तो दे दिया उन्होंने इलेक्शन कमीशन के, लेकिन वो तो कह रहे हैं कि मैंने तो असम्बलियाँ तहलील नहीं की। गवर्नर पंजाब ये तोसी पेश कर रहे हैं, वो कह रहे हैं आइन का जो आर्टिकल 105 की सब क्लास 3 है वो उसका इतलाक नहीं मुझ पर होता। फिर वो अमन अमान की सूरत हाल को बीच में लेकर आ रहे हैं। तो सर, आपको नहीं लगता ये तासुर जा रहा है कि आप इलेक्शन से भाग रहे हैं? मेरा ख्याल ये है, हक़ाइक़ बड़े वाज़े हैं। हमने तो कल का इलेक्शन कैंपेन का आगाज कर दिया। तमाम तरह हालात के बावजूद मैं समझता हूं कि पेशावर पुलिस लैन वाला एक दर्दनाक वाकया था। अल्लाह तबारक व तआला उन तमाम शोहदा की मग़फ़िरत फरमाए, और उस दर्दनाक वाकये के बावजूद मैं समझता हूं कि सबको आगे बढ़ना है। हमने तो कल यकम को बहावलपुर में अपने जो मुस्लिम लीग नून के स्टेक होल्डर थे वहां पर इज्तिमा भी होता है, आज भी मीटिंग होती है, और 5 को मुल्तान डिवीजन का है। मरियम बीबी ने, हमने तो इलेक्शन कैंपेन का आगाज कर दिया। हम ना भागे ना भागना ना में कुछ कर दिया है, लेकिन इलेक्शन डेट अनाउंस नहीं हो रही ना। बिल्कुल वाज़े तौर पर लग रहा है कि शायद आप इंतजार कर रहे हैं कि इमरान खान साहब नाहल होंगे, वो उनको जब आउट किया जाएगा सियासत से तो तभी इलेक्शन अनाउंस होंगे। इलेक्शन डेट चीफ कमिश्नर इलेक्शन ने करनी है, और जब वो डेट हमें मिलेगी। सर, इलेक्शन कमीशन का काम नहीं है डेट अनाउंस करना। ये आइन का आर्टिकल बड़ा क्लियर है, 105 की सब क्लास जो है 3 वो बड़ी क्लियर है इस हवाले से कि इलेक्शन अनाउंस करना या डेट देना ये जिम्मेदारी गवर्नर्स की है। गवर्नर पंजाब की जिम्मेदारी है, गवर्नर केपी की जिम्मेदारी है। जिम्मेदारी नहीं, गवर्नर पंजाब ने असेंबली डिसॉल्व नहीं की, वो तो चीफ मिनिस्टर की जो मैं समझता हूं एडवाइस थी उस पर खुद ही विद इन 48 आवर्स वो डिसॉल्व होगी थी। अब जो प्रोसीजर अडॉप्ट होगा हम अपना रोल प्ले करेंगे। हमने तो पंजाब की तमाम कॉन्स्टिट्यूएंसीज 297 कॉन्स्टिट्यूएंसीज के नाम भी मंगवा लिए हैं, टिकट होल्डर के नाम भी फाइनल कर लिए हैं। हम नहीं भागेंगे। अब इमरान खान भाग रहा है, वो बहाने ढूंढता है। भाई, हमारे ऊपर तो सियासी मुकदमात बने थे। राणा सनाउल्लाह पर 20 किलो हीरोइन डाली गई थी, और सियासी मुकदमा शाहजहां खान अब्बासी ने जेल काटी, मियां नवाज शरीफ ने जेल काटी। आपकी बात दुरुस्त है राना साहब, उस वक्त ये जो सियासी मुकदमात थे, ये जो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन थी इमरान खान साहब के दौर में थी, वो गलत थी, आज हो रही है, आज भी गलत है। उस वक्त गलत थी तो आज भी कंडेम करें सर। अच्छा, नसीम सिद्दीकी साहब, मैं आपकी तरफ आऊंगी। अब जाहिर है जी, नसीम सिद्दीकी साहब, मुकदमात आज है वो सियासी नहीं है। नहीं, वो तो मैं समझता हूं अगर सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने फवासा पर करवाया तो वो जवाबदेह हैं। हम नहीं, कोई सियासी मुकदमा हमने दर्ज नहीं किया, नाम करेंगे, नाम करना ठीक है सर, पॉइंट टेकन, आपका पॉइंट आ गया। मैं जरा नसीम सिद्दीकी साहब की तरफ जाऊंगी। नसीम सिद्दीकी साहब, ये इलेक्शन डिले करने की मुख्तलिफ तवजुहात पेश की जा रही हैं, मुख्तलिफ वजूहात पेश की जा रही हैं। पहले कहा जा रहा था कि मरदमशुमारी करनी है, फिर कहा हल्का बंदियां करना ज़रूरी हैं, फिर कहा गया कि अभी जो ज़ाहिर है गवर्नर की जानिब से ख़त आए उसमें तो वाज़ेह तौर पर लिखा गया कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन अलार्मिंग है, ऐसी नहीं है। तो सर, आपको लगता है कि ऐसी कोई भी सूरत, ऐसी जो भी वजूहात पेश की जा रही हैं, इसमें इलेक्शन डिले हो सकते हैं? आइन तो बड़ा इस हवाले से क्लियर है। देखिए सोनिया, आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। इस मुल्क में आइन और कानून जो है वो मजाक बनता चला जा रहा है। जो हमारी यंग जनरेशन है उसकी सियासतदानों के ऊपर से एतबार उठता चला जा रहा है। आपको याद होगा कि जब ये 2018 के इलेक्शन आए थे तो उसके बाद जो पीडीएम की गवर्नमेंट थी, जो हस्ब इख्तिलाफ थे, उन्होंने हमेशा असेंबली में आके शोर मचाया है कि ये आरटीएस बैठ गया था, ये जाली इलेक्शन है, ये जाली असेंबलियां हैं, ये सिलेक्टेड वजीर आजम, इस तरह की बातें हम रोजाना सुनते थे। उसके बाद आप देखें कि जब ये अदम एतमाद लेके आए, गो के अदम एतमाद लाना बिल्कुल एक आईनी और कानूनी तरीका है किसी भी गवर्नमेंट को हटाने का। और उसमें जब डिप्टी स्पीकर एक आइन और कानून के खिलाफ रूलिंग देते हैं तो हम तमाम सहाफी हज़रात ने इस बात पे एतराज किया ताकि जब 14 दिन के अंदर
आपको अदम एतमाद के ऊपर वोटिंग करानी है तो फिर करानी है, उसमें भागने का कोई रास्ता नहीं है। फिर सुप्रीम कोर्ट मामला गया, सुप्रीम कोर्ट ने भी यही फैसला दिया कि आपको वोटिंग करानी पड़ेगी। अब आप देखें कि ये जो पंजाब के गवर्नर है, पहले तो उन्होंने समरी के ऊपर साइन नहीं किए। अगर इतने आइन और कानून को मानने वाले हैं तो जिस तरह केपीके के गवर्नर ने साइन करके अपनी जिम्मेदारी निभाई, तो इनको असेंबलियां टूटने की एडवाइस जब वजीर आला ने भेजी थी तो इनको साइन करने चाहिए थे। बिल्कुल, तो हाँ। 48 घंटे वाली डिसॉल्व वाली बात थी, उसको ना पहुंचने देते, यानी कि आप आइन और कानून की पासदारी करने पे तैयार नहीं है। फिर वो जो जाली असेंबली थी जो आरटीएस बैठने की वजह से आई थी, आप उस असेंबली को तोड़ के आप फ्रेश इलेक्शन करवा लें। चलो आप नहीं करवाते कोई असेंबली में इलेक्शन, आप 90 दिन आइन के मुताबिक गवर्नर को ऐलान करना है। अब ये फिर कोई डिप्टी स्पीकर कौमी असेंबली की तरह गलत तौजियात पेश कर रहे हैं, गलत तौजियात पेश कर रही है। और नसीम सिद्दीकी साहब, मेरी समझ में तो ये नहीं आ रहा कि ये कौन से आईनी माहिरीन से कंसल्ट कर रहे हैं, ये कौन उन्हें मशवरा दे रहा है कि इलेक्शन डिले करें, क्योंकि आईनी इस हवाले से बड़ा क्लियर है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो ये कह रही है कि गवर्नर डेट नहीं देते तो फिर इन पर आर्टिकल 6 भी लग सकता है। बहरहाल मुझे मुख्तसर ब्रेक के लिए कहा जा रहा है। नाज़र यूसुफजई साहब पीटीआई के सीनियर रहनुमा ने हमें ज्वाइन करना था, लेकिन उनसे राबिता जो है वो नहीं हो पा रहा। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। पीटीआई के किसी और रहनुमा को हम प्रोग्राम में लेंगे ताकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ भी आ जाए। मुख्तसर ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, कुछ मजीद इशूज़ पर बात करेंगे। स्टे ब्रेक के बाद खुश आमदीद। नसीम सिद्दीकी साहब, मैं आपकी तरफ आऊँगी। ये नून लीग के आपसी इख्तलाफात की भी बड़ी खबरें हम देख रहे हैं कि गर्म हैं। गुज़िश्ता दिनों भावलपुर से मरियम नवाज साहिबा ने अपनी बाकायदा कैंपेन का आगाज़ तो कर लिया, लेकिन कुछ अच्छा आगाज़ देखने को नहीं मिला। हमने देखा कि भावलपुर वो गई, तहसील के प्रेसिडेंट वहाँ उन्होंने रिज़ाइन कर दिया, फिर वुमेन विंग की सदर उन्होंने रिज़ाइन कर दिया अपने ओहदे से। फिर शाहिद खाकान अब्बासी साहब बड़े सीनियर रहनुमा हैं मुस्लिम लीग नून के, बड़ी ज़ाहिर कुर्बानियाँ हैं उनकी जमात के लिए, उन्होंने सीनियर नायब सदर के ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया। और ज़ाहिर है उनके बड़े खदशात भी थे मरियम नवाज साहिबा को चीफ ऑर्गेनाइज़र बनाने के लिए, वो कह रहे हैं मुशावरत नहीं की गई। तो सर कैसे देखते हैं, आपको लगता है कि मरियम नवाज के लिए एक बड़ा चैलेंज होगा और एक बड़ा सेटबैक है ये मुस्लिम लीग नून के लिए? पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है पाकिस्तान की बहुत बड़ी जमात है और उसके जो लीडर है मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, वो बहुत पॉपुलर लीडर हैं थे। और उसके बाद आप देखें कि 3 दफा वो पाकिस्तान के वजीर आजम भी रह चुके हैं। लेकिन जिस तरह वो इस वक्त सियासी मंजरनामे से गायब है, आपको पता है कि उसके अंदर फिर बहुत सारे खदशात आ जाते हैं, क्योंकि बाकी जितने भी रहनुमा यहाँ मौजूद थे उन्होंने कैदो सोबतें काटी, यहाँ पे उन्होंने सारा मुश्किल वक्त देखा। उसमें गो के मरियम नवाज भी शामिल थी, उन्होंने भी बहुत टफ टाइम देखा। लेकिन जब जीरक सियासतदान मौजूद हो जिनकी उम्र 60 साल से ऊपर की हो गई हो, वो अपने से छोटी के अंडर काम करना पसंद नहीं करते, वो कोई भी डिपार्टमेंट हो। और क्योंकि नवाज शरीफ साहब यहाँ पे मौजूद नहीं है, एक नवाज शरीफ साहब के पसंदीदा लिस्ट है, कुछ शहबाज शरीफ के पसंदीदा लोग हैं, फिर मरियम नवाज की अपनी लॉबी है, तो जहाँ इतनी बड़ी पार्टी होती है वहाँ पे इख्तलाफात आ जाते हैं। आपने देखा पीपल्स पार्टी के अंदर भी इख्तलाफात होते हैं, पीटीआई के अंदर भी इख्तलाफात होते हैं। ये मैं राना साहब के पास भी सवाल लेके जाऊंगी, लेकिन ये जिस तरह के इख्तलाफात सामने आ रहे हैं, जे खाकान अब्बासी साहब कोई पहले सीनियर रहनुमा नहीं है जिन्होंने नेपोटिज्म के खिलाफ पार्टी के अंदर आवाज़ उठाई है। आपको याद होगा चौधरी निसार भी इसी तरह के खदशात का इजहार करते रहे, उन्होंने पार्टी छोड़ दी। फिर साद रफीक साहब भी इसी तरह के खदशात का इजहार करते रहे, वो तो बड़ा खुलकर कहते रहे कि मरियम नवाज के मातहत काम नहीं करूंगा। तो ये आपको लगता है कि आगे जाकर मजीद इस तरह के लोग सामने आ सकते हैं जमात के अंदर से? जी बिल्कुल, इस तरह की रिजेंटमेंट बहुत ज्यादा सामने आएगी, क्योंकि मरियम नवाज साहिबा क्राउड पुलर जरूर है, लेकिन उनके अंदर शायद इतनी कायदाना सलाहियतें नहीं। और मरियम नवाज की वजह से मुस्लिम लीग को काफी हद तक नुकसान भी पहुंचा है, क्योंकि आपने देखा जब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को वजारत उज़्मा से हटाया गया तो शाहिद खाकान अब्बासी ने बहुत अच्छे तरीके से वो नून लीग की हुकूमत को चलाया था। लेकिन आने वाले वक्तों में अगर मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा को इसी तरह फ्रंट पे रखा गया तो मेरे ख्याल से मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा और नवाज लीग को काफी मुश्किलात आएंगे। उनके जो सीनियर रहनुमा है वो काफी ज्यादा। ठीक है, ये सवाल मैं राना अरशद साहब की तरफ भी लेकर जाऊंगी, लेकिन हसन खावर साहब सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हमें ज्वाइन कर चुके हैं। थैंक यू सो मच हसन खावर साहब आपके वक्त का। हसन खावर साहब, जाहिर है अभी प्रोग्राम में कुछ देर पहले बात हो रही थी, अभी जिस तरह से गिरफ्तारियां हो रही हैं, शेख रशीद साहब की गिरफ्तारी, इमरान रियाज खान साहब को गिरफ्तार कर लिया गया आज, इससे पहले हमने देखा फवाद चौधरी साहब गिरफ्तार हुए, आजम सवाती, शहबाज गिल, एक तवील फहरिस्त है।
अब जाहिर है आप लोग अभी पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की बात कर रहे हैं, लेकिन आज हमने देखा मरियम नवाज ने भी बात की और मुस्लिम लीग नून के रहनुमा आप पर इल्जाम लगा रहे थे कि ये ही सारी चीजें आपके दौर इक़्तिदार में भी होती थी। इमरान खान साहब के भी दौर में पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन, आप देखें मुखालिफिन को जेलों में डालना, फिर अदालत के रिमार्क्स आना कि ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की गई। शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज, बल्कि मुस्लिम लीग नून की पूरी टॉप लीडरशिप हमने देखा जेलों में गई, फिर बाहर आए और वो बड़े धड़ल्ले से कहते रहे कि हम सुरखरू हुए। तो सर आपको लगता है कि ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन जो आपके दौर में भी हुई वो भी गलत थी और आज भी गलत है? देखिए, बात ये है, हमें ना सोनिया इन चीज़ों को, दोनों चीज़ों को अलग रखना है। मैं ये नहीं कह रहा कि हमारे दौर में जो कुछ हुआ वो हर चीज़ सिर्फ इसलिए कि पीटीआई के दौर में वो सही और आज जो हो रही है वो गलत है इसलिए कि पीडीएम का दौर है, नहीं। लेकिन हमने पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन को और अकाउंटेबिलिटी को अलग अलग रखना है। पहली बात तो ये है कि अकाउंटेबिलिटी को डाइल्यूट नहीं होना चाहिए, और जो शख्स करप्शन में मुलव्वस हो उसका ताल्लुक ख्वाह किसी पार्टी से भी हो, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। इस मुल्क को उसकी जरूरत है। हम ये इस मुल्क को लिमिटलेस जो है लूट नहीं सकते, ना लूटने की इजाजत दे सकते। लेकिन अगर कोई फ्रिवलस केस हो अकाउंटेबिलिटी के नाम में, तो मैं समझता हूँ उसका इस मुल्क को भी नुकसान था और उससे ये पूरी प्रोसेस की क्रेडिबिलिटी भी कम होती है। लेकिन ये तो बात हो गई पुरानी। अब आज अगर आप देखें तो ये कोई करप्शन के केसेस नहीं है। ये तो जैसे चौधरी ज़हूरुल्लाह साहब के बारे में कहते हैं कि जो उन पे भैंस चोरी का केस बन गया था, ये तो वो वाले केस भी शर्मा जाएंगे आप कि एक शख्स जो है टीवी पे एक बयान देता है, प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक बात करता है, और ये जो हमारा इलेक्शन कमीशन है, हमारे जो सियासतदान है, ये लग रहा है कि जैसी इनकी जो अना है वो कांच की बनी हुई है और उसके ऊपर हल्की सी कोई बात कर दे तो वो टूट जाती है और फिर रियासती मशीनरी पे वो हरकत में ले आते हैं। ये तो ब्लेटेंट वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स है, ब्लेटेंट वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है। यहाँ तो ये कह दें कि ये जमहूरियत के लिबादे के अंदर डिक्टेटर हैं, ये आइन को नहीं मानते, आइन पे नहीं चलना चाहते, और अगर आइन की कोई हैसियत है और इस मुल्क में आज भी आईनी जो है वो दौर है, तो फिर ये सब कुछ कैसे कर सकते हैं? ठीक है, ये सब कुछ नहीं होना चाहिए। हसन खावर साहब, आपकी बात दुरुस्त है। आपने कहा वो केसेस अलग थे और ये अलग हैं, वो करप्शन के मामला थे। यहाँ तो समझ ही नहीं आ रहे कि किस तरह के मुकदमात बनाए जाते हैं और किस तरह के जो हैं वो FIR दर्ज हो जाती हैं। लेकिन सर आपको याद होगा राना सनाउल्लाह साहब पर एक मुकदमा बनाया गया था मनशियात का, हेरोइन का। तो उसके बाद हमने देखा कि फवाद चौधरी साहब ने एक टीवी टॉक शो में एतराफ़ भी किया कि वो मुकदमा नहीं बनना चाहिए था। तो गलतियां तो सर आपके एंड पर भी हुई ना? मैं भी समझता हूँ नहीं बनना चाहिए था उस वक्त राना सनाउल्लाह साहब पे वो मुकदमा। मैं बिल्कुल इस बात की तायीद करता हूँ। जिन्होंने बनाया था उनसे पूछ लें, बहरहाल ये एक और डिस्कशन चली जाएगी। लेकिन मैं इस बात, मैंने तो आपसे फिर ये कहा है कि पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन नहीं होनी चाहिए, अकाउंटेबिलिटी के नाम पे भी नहीं होनी चाहिए, नैब के कानून का भी गलत इस्तेमाल नहीं होना चाहिए था, ना होना चाहिए। लेकिन मैं आपसे फिर ये कह रहा हूँ कि इसका मतलब ये नहीं है कि मुल्क में आप ये कहें कि जी हम NRO दे दें और करप्शन के खिलाफ केसेस ना हो। लेकिन मैं आपसे फिर ये कहूंगा कि वो डिस्कशन और आज की डिस्कशन अलग है, और आज ये केसेस इसलिए बनाए जा रहे हैं, इसके पीछे एक डिजाइन है, इसके पीछे एक सोच है, और वो सोच ये है कि हम इलेक्शनों से भागें, हम अवाम के वोट से भागें। ठीक है, अच्छा हसन खावर साहब, हटाई जाए इकोनॉमी और इलेक्शन। ओके, पॉइंट टेकन। हसन खावर साहब, मरियम नवाज साहिबा भी वापस आ गई हैं, कैंपेन का आगाज कल उन्होंने कर दिए। कल भी बड़ी धुआंधार किस्म की उन्होंने वहां पर खिताब किया कन्वेंशन से, आज भी बात की। कोई खतरा महसूस कर रहे हैं मरियम नवाज से? देखिए, मैं समझता ही हूँ कि तमाम सियासतदानों को वापस आना चाहिए, तमाम सियासतदानों को पूरी इजाजत होनी चाहिए कि वो लेवल प्लेइंग फील्ड वो अपनी कैंपेन रन करें, ताकि किसी के दिल में ये ना रह जाए कि जी हमें ये नहीं करने दिया और वो नहीं करने दिया। तो बड़ी अच्छी बात है। अगर मुस्लिम लीग नवाज ये समझती है कि मरियम नवाज के आने से या उनके वालिद के आने से उनकी पार्टी में जान पड़ सकती है, तो वो जरूर ये उनका जमहूरी हक है। लेकिन मैं जहां से देख रहा हूं, मुझे ये लगता है कि उनको ये समझ नहीं आ रही कि बुनियादी वजह उनकी पार्टी के नीचे जाने की, उनकी सियासत की खत्म होने की, ये नहीं है कि मरियम नवाज आके जलसे नहीं कर रही थी। उसकी बुनियादी वजह यह है कि उन्होंने पहले झूठ बोले मुल्क के बारे में, ना अब उनसे मुल्क चल रहा है उनकी पार्टी से, ना उनकी सियासत चल रही है, ना उनके पास कोई बयानिया बचा है। ठीक है, पूरी तरह उनकी पार्टी 5 टोले का बयानिया तो लेकर आ गई हैं हसन खावर साहब। गुज़िश्ता रोज भी उन्होंने इस हवाले से बात की। जाहिर है वो तमाम तर मुल्क की जो मौजूदा सूरत हाल है उसका जिम्मेदार 5 शख्सियात को ठहरा रही हैं। बड़ा खुलकर अब वो इस हवाले से बात कर रही हैं, जिनमें जाहिर है जस्टिस खोसा साहब हैं, जस्टिस साकिब निसार साहब हैं, जनरल बाजवा साहब के हवाले से वो बात कर रही हैं, जनरल फैज़ हमीद साहब के बारे में बात कर रही हैं। तो सर ये तो पूरा एक बयानिया
सोनिया लेकर आ गई हैं वो पब्लिक में? लेकिन बात यह है कि कोई अदालत का जो फैसला है अगर उनके खिलाफ आया है तो वो भी जिम्मेदार है, जो उनको इलेक्शन के मैदान में शिकस्त है उनके नजदीक वो भी जिम्मेदार है। बात यह है कि अगर मतलब अब ये बातें किसको सुना रही है और उनके ख्याल में कौम इस बात पे यकीन करेगी, और अगर करेगी तो कर ले, लोग दे दें उनको वोट। मैं तो कह रहा हूँ कि उनका जमहूरी हक है, लेकिन सच ये है कि उनकी पार्टी ने हाथ मिलाया सबसे पहले उन लोगों से जिनके खिलाफ इनकी पार्टी ने पिछले 30 साल सियासत की, पीपल्स पार्टी से। उसके बाद इन्होंने हाथ मिलाया उस शख्स से जिनका ये नाम ले रही है, जनरल बाजवा से। ये लोग वापस आए। हाँ। तीसरी चीज ये है कि इन्होंने जो हम कह रहे थे, जब वो हुकूमत में नए आए थे एहसान खावर साहब, तो उस वक्त जब जनरल बाजवा के हवाले से सवाल हुआ था तो वो कह रही थी नो कमेंट, इस पर मैं बात नहीं करूंगी। बहरहाल मुझे आगे बढ़ना, मैं दोबारा आपकी तरफ आऊंगी। राना अरशद साहब, ये ज़ाहिर है मरियम नवाज साहिबा ने बाकायदा तौर पर कैंपेन का आगाज तो कर लिया, लेकिन साथ ही बहुत सारे चैलेंजेस का सामना है। शाहिद खाकान अब्बासी साहब मुल्क के साबिक चीफ एग्जीक्यूटिव, 3 दहाइयों से तजर्बा रखने वाले। चौधरी निसार अली खान मुसलसल हमने देखा कि 8 मरतबा कौमी असम्बली की नशिस्त जीते। इसके अलावा और भी सीनियर तरीन रहनुमा जो हैं वो खदशात का इजहार करते रहे, आवाज़ें उठती रही हैं कि इतने सीनियर तरीन जो तजर्बाकार लोग हैं वो सिर्फ मियाँ साहब की बेटी या नवाज शरीफ साहब की बेटी होने का, जिस तरह से चौधरी निसार साहब बात कर रहे हैं कि उनका यही एक तजर्बा है, तो सर आपको नहीं लगता कि इससे पार्टी को नुकसान होगा, डैमेज होगा, ये एक सेटबैक होगा? एक के बाद एक आवाज़ अगर पार्टी के अंदर से निकलेगी। मिफ्ता इस्माइल साहब भी इस पर बड़ा खुलकर बात कर चुके हैं। सोनिया, बात बड़ी क्लियर है। मरियम नवाज शरीफ कौन है? मरियम नवाज शरीफ वो बेटी है जो 13 जुलाई 2018 को अपनी मां को मरते हुए मौतो हयात की कशमकश में लंदन छोड़कर अपने बाप के साथ हडियाला जेल गिरफ्तारी के लिए आई। मरियम नवाज शरीफ वो है। और मरियम नवाज शरीफ ने 2 दफा जेल काटी, और दूसरी दफा ये मतलब मुझे समझ से बाला तरह, मैं खुद एक पॉलिटिकल वर्कर हूं, मैं CWC का मेंबर हूं 1999 से। वो परवेज मुशर्रफ ने जब 12 अक्टूबर 1999 को शब्बे खून मारा, और कौन हमारे दाएं बाएं वाले उठ के उसकी जेब में चले गए, और एक काफली क्रिएट हुई बंदूक की नोक पर। कहां है वो काफली? मियां आजम जो सदर बने थे, आजकल उसका एक बेटा है वो हमाद अजहर साहब, वो तहरीक का हिस्सा बन गए। कहां है वो परवेज मुशर्रफ, वो अवामी तहरीक वाला, और वो मिली मुस्लिम लीग और सारी मुस्लिम लीगें लेकर फिरते थे। मरियम नवाज शरीफ को जब दोबारा कोट लखपत मियां नवाज शरीफ साहब से मुलाकात करते हुए बाप के सामने से गिरफ्तार किया गया, तो मैं समझता हूं किसी की भी बेटी हो नहीं, आप सुनिए मेरी बात सुने, आप मेरी बात सुने। नहीं, मैंने आपकी बात सुनी, सबकी बात सुनी। आप मरियम नवाज शरीफ जो है उसने जेलें भुगती, उसने सजा भुगती। वो 30-35 साल से पॉलिटिकल वर्कर बन के आई, वो आज पहले दिन चीफ ऑर्गेनाइजर नहीं बनी। मैं खुद पंजाब का नायब सदर हूं, तो भाई मैंने तो ये मैं सवाल नहीं कर रही ना राना साहब, हम पॉलिटिकल लोग हैं। आप जरा बात मेरी सुन ले। लेकिन राना साहब मेरी बात, अब्बासी मेरे भाई हैं, लेकिन शाहिद खाकान अब्बासी साहब जो है वो प्राइम मिनिस्टर बने थे, वो शरीफ फैमिली तो नहीं है, वो अल्हम्दुलिल्लाह उनको इज्जत दी गई। और उसके बाद प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए भी शरीफ फैमिली का होना जरूरी है सर? नहीं, अपनी सीट मरी से हारते हैं, उनको लाहौर में मियां नवाज शरीफ के शहर वाली सीट दी जाती है, वो लाहौर से MLA है, इसके बावजूद वो हमारे सर मसला ये कि कोई एक आवाज नहीं है ना। ख्वाजा साहब रफीक साहब भी ये बात कर चुके हैं, मिफ्ता इस्माइल साहब कर रहे हैं, चौधरी निसार अली खान इसी बेस पर पार्टी छोड़ चुके हैं। मुफ्ता इस्माइल को भी कोई परेशानी नहीं, किसी को कोई परेशानी नहीं, असल परेशानी तो इमरान खान को है। ठीक है, इसी पॉइंट पर ब्रेक लेते हैं। ठीक है, जवाब देना पड़ेगा कि पौने 4 साल में क्या किया, और शबाशी को 2 दफा गिरफ्तार रखा, 23 महीने हमजा शबाज को गिरफ्तार रखा। ना तो ये फंडिंग में अपने आप को जवाब दे समझते हैं। ठीक है, पॉइंट टेकन, ठीक है, आपका पॉइंट आ गया। मुझे मुख्तसर ब्रेक लेनी है। राना साहब ब्रेक से जब वापस आएंगे तो कुछ बात करेंगे सानहे पेशावर के ऊपर भी। कुछ जाहिर है एक ब्लेम गेम का सिलसिला जारी है, हम देख रहे हैं कि कसूरवार उस वक्त जो निगोसिएशन हुई इसका जिम्मेदार हमने देखा कि आज मरियम नवाज ने भी बात की, गुज़िश्ता दिनों पार्लियामान के अंदर भी बात हुई, सारी चीज़ों का जिम्मेदार ठहराया जा रहा है इमरान खान साहब को। देखते हैं कि सूरत हाल इस हवाले से असल जिम्मेदारी किसकी, इस पर डिबेट करेंगे। स्टे विद अस।
ब्रेक के बाद खुश आमदीद हसन खावर साहब। ज़ाहिर है सानिया पेशावर बड़ा अफसोसनाक वाक़या है और हमने देखा कि एनपी की लीडरशिप बाकी जमातें वहाँ पर जा रही हैं, सानिया पेशावर के जो शुहदा हैं उनके लवाहिकीन से मुलाकातें कर रही है, लेकिन पीटीआई की लीडरशिप हमें नज़र नहीं आ रही। सर, इसकी वजूहात क्या बताएंगे आप? जी, मुझे तो नजर आ रही है। मैंने तो अभी देखा कि महमूद खान साहब, उनके साथ कामरान बंगश, तैमूर झगड़ा, शौकत यूसुफ सही, वो सारे वहाँ पे थे और जो जख्मी हैं उनकी इयादत कर रहे थे। मैंने तो ये बिल्कुल देखा है और मेरे ख्याल में हर पार्टी को कोई ऐसी बात नहीं है कि इसमें कोई मुकाबले की बात है। हमारी अपनी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी जो है उनके लोग शहीद हुए हैं। मैं समझता हूँ जितनी वो पीटीआई की हैं उतनी ही वो बाकी जमातों के, वो पाकिस्तान के शोधा हैं और हम सबको उनके साथ बढ़ चढ़ के इस गम में और इस मुश्किल मौके पर उनके साथ खड़े होना चाहिए। और मेरे ख्याल में ये कोई मुकाबले की फजा नहीं होनी चाहिए, बल्कि एक दूसरे को हौसला बढ़ाना चाहिए। बिल्कुल हौसला बढ़ाना चाहिए। राना साहब, ये राना सनाउल्लाह जो कि वजीर दाखिला हैं, बड़ी अहम जिम्मेदारी भी उन पर है। वो हमने देखा गुज़िश्ता रोज़ भी भावलपुर में मरियम नवाज साहब के हमरा थे। आज भी आपको नहीं लगता कि उनको भी वहाँ पर होना चाहिए? वहाँ पर ज़ाहिर जो लवाहिकीन हैं, उसके अलावा जो सिक्योरिटी फ्लॉज हैं, ज़ाहिर बड़ी भारी जिम्मेदारी उन पर आयद होती है। इन सारे मामलात को देखना चाहिए। इशू ये है कि राना सनाउल्लाह खान साहब जब ये दर्दनाक वाकया होता है फौरी तौर पर ऑन बोर्ड थे और प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ वो उस दिन हॉस्पिटल भी जाते हैं और कुएं को भी विजिट करते हैं और फिर वहां पर जो मीटिंग बुलाई गई थी उसमें भी मौजूद थे और रिपोर्ट पेश की। उसके बाद कल भी जो प्राइम मिनिस्टर साहब की मीटिंग थी उसमें तमाम वेयर अबाउट को डिस्कस करने के बाद वो सेकंड टाइम गए हैं। वो आप उस टाइम के बाद सेकंड टाइम उधर गए हैं और इसके बावजूद वो तमाम मीटिंग्स आज भी जो हुई थी उसमें भी वो, मैं समझता हूं कि वीडियो के जरिए ऑन बोर्ड थे और राना सनाउल्लाह खान साहब जो हैं वो हर चीज को अल्हम्दुलिल्लाह अप टू डेट भी रखते हैं, अपना रोल भी प्ले करते हैं। ये एक दर्दनाक वाकया था और मैं आपकी वसात से आईजी खैबर पख्तूनख्वा को भी अप्रिशिएट करता हूँ जो जिन्होंने हिम्मत की, जुर्रत की और वो तमाम वेयर अबाउट जो है वो सामने आ गए कि वो पुलिस का लबादा पहनकर, वर्दी में पहनकर जो दहशतगर्द गया है। मैं समझता हूँ ठीक है, हमें इन तमाम मामला को देखना है, पूरी कौम को इकट्ठा कर होने की जरूरत है। हाँ। ये महमूद खान साहब को तो पता है कि समाज में क्या हालात थे, उनके अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में हालात क्या थे। ये वहां पर 9.5 साल इमरान खान साहब की गवर्नमेंट है, सिटी जो है बिल्कुल आप ये बात दुरुस्त कह रहे हैं। चंद हफ्ते पहले जो थाने पे हमला हुआ था, देखना सोनिया, जो थाने पे हमला हुआ था और दहशतगर्द वहां से छुड़वा लिए गए, वहां भी हमने अपना रोल प्ले किया था। किया। मुझे राना हसन साहब की तरफ जाना है। जो 100 क्रिमिनल को खान साहब की गवर्नमेंट ने जेलों से रिहाई दिलाई थी, मैं समझता हूं कि ये तमाम चीजों को हमें देखना है, मिल बैठकर अपना रोल प्ले करना होगा। इस वक्त जरूरत है मुत्तहिद होने की तमाम के तमाम पॉलिटिकल जमातों को। हसन खावर साहब, गुज़िश्ता रोज एक इल्जाम लगाए शहबाज शरीफ साहब ने, हमने देखा कि उन्होंने वफाकी काबीना के इजलास से खिताब किया। उन्होंने कहा कि 2010 से लेकर अब तक केपीके की हुकूमत को 417 अरब रुपए सिर्फ दहशतगर्दी से निमटने के लिए दिए गए और 10 साल में पीटीआई की गवर्नमेंट को उन्होंने कहा कि 41 अरब रुपए दिए गए सिर्फ और सिर्फ इस काउंटर टेररिज्म से निमटने के लिए। लेकिन सर, आपको नहीं लगता कि एक तो इसका जवाब दीजिएगा, दूसरा हमने देखा कि केपीके वो सूबा है जो गुज़िश्ता 15 सालों से सबसे ज्यादा दहशतगर्दी से मुतासिर है। गुज़िश्ता दिनों भी अफसोसनाक वाक़या सानिया पेशावर हुआ और आज हम ये बहस कर रहे हैं कि सीटीडी के पास सलाहियत नहीं है, हथियार नहीं है, इवन फॉरेंसिक लैब नहीं है। तो अब आपको नहीं लगता कि ये 10 साल आपकी वहां पर हुकूमत रही, 3-3.5 साल आप विफाक के अंदर हुकूमत करते रहे, तो ये एक फेलियर था? देखिए, मैं आपको बताऊं कि शहबाज शरीफ साहब ने जो बात की है उसका तो बड़ा स्पेसिफिक जवाब दिया। तैमूर झगड़ा साहब ने वहाँ के वजीर खजाना रहे, उन्होंने बताया कि हमने कितने रिसोर्सेज दिए और ये कैसे शहबाज शरीफ साहब की बात गलत थी। देखिए, बात यह है, इस वक्त मैं समझता हूँ कि दहशतगर्दी के वाकयात पे सियासत करना पाकिस्तान के लिए खतरनाक है और ये हरकतें इनको नहीं करनी चाहिए। हो क्या रहा है, 2 चीजें हो रही हैं। एक चीज हम देख रहे हैं कि ये जो हुकूमत है ना, ये किसी चीज की जिम्मेदारी उठाने को तैयार ही नहीं है। मतलब अगर इकोनॉमी नहीं इनसे चल रही, दावे करने को तैयार है, वो भी इमरान खान पे डाल रहे हैं। दहशतगर्दी के वाकयात हो रहे हैं, वो भी ये चाहते हैं इमरान खान पे डलें। आप फिर हम ये कहने में मजबूर है ना कि आप इमरान खान का दौर उठा के देख लें और देख लें आप कि पहले कितने वाकयात और अब क्या है।
लेकिन मेरी इनसे दरख्वास्त है, खुदारा ये ना करें। ठीक है, ये कि ना करें इस dangerous वक्त, चीज़ क्योंकि है। मुत्तहिद हमें होने का इस वक्त वक्त है, सबको दहशतगर्दी मिलकर पे इस बड़े चैलेंज सियासत से नहीं करनी। निमटना होगा। मास्टर्स के साथ साथ प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया है। बहुत बहुत शुक्रिया। सिद्दीकी साहब सीनियर एनालिस्ट प्रोग्राम है, हमारे साथ मौजूद है। राना अरशद PMLN से, जबकि हसन खाबर साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद है। नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। फीडबैक जरूर दीजिएगा। अगले प्रोग्राम तक इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।